नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण अध्याय बाल केंद्रित शिक्षा, अर्थ एवं मायने के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, CTET या अदर स्टेट्स टेट में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए बाल केंद्रित शिक्षा अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस अध्याय से विद्यार्थियों से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। कई बार ये सवाल सीधे किसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं और कई बार ये अप्रत्यक्ष रूप से परिस्थिति जन्य होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है और इसके मायने क्या हैं। शिक्षा व्यवस्था में इसको किस तरह से देखा जाता है और किस तरह से इसको अपनाया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में हम जिस मानवतावादी शिक्षा पर आधारित बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं वह पूरी तरीके से यही समाहित है। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस विषय की विषय वस्तु को अच्छी तरह समझ सकें। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का अध्ययन करते समय हमारे सामने सबसे पहले जो बुनियादी सवाल आता है वह यही है कि आखिर बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है और इसे हम किस रूप में समझ सकते हैं, यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, इट्स मीनिंग एंड इट्स सेंस। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के अर्थ के बारे में। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु बच्चा है, ना कि सिखाने वाला शिक्षक। क्योंकि लंबे समय तक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत यह माना जाता था कि बच्चा कुछ भी नहीं जानता है और सीखने सिखाने की पूरी प्रक्रिया का दारोमदार उस शिक्षक के ऊपर है जिसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसीलिए इस पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में बच्चे को एक कोरी स्लेट या कच्ची मिट्टी के रूप में देखा जाता था जो कुछ भी नहीं जानता है और स्वयं कुछ भी करने में असक्षम है। इसको कुछ भी रूप देने का जो काम है वो शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। विद्यार्थी के अनुभवों को, उसके सीखने की योग्यताओं को इसमें कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन दोस्तों, 20वीं शताब्दी में यूरोप में जिस मानवतावादी आंदोलन ने तूल पकड़ा, उस मानवतावादी आंदोलन की सीमाओं से शिक्षा व्यवस्था भी अछूती नहीं रही थी। मानवतावादी आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचार किया। इस बाल केंद्रित शिक्षा से उनका यह अभिप्राय था कि पूरी शिक्षा व्यवस्था जिस बच्चे के लिए रची बसी गई है, दरअसल हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उस बच्चे के अनुभवों के लिए कोई जगह ही नहीं है। मानवतावादी आंदोलन के जो विद्वान थे उनका यह मानना था कि बच्चा शिक्षा प्रणाली का एक निष्क्रिय तत्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह बिल्कुल नहीं जानता, बल्कि वह बहुत कुछ जानता है। वह शिक्षा व्यवस्था का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, सक्रिय भागीदार है और जरूरत इस बात की है कि हम उसके अनुभवों को अपनी कक्षा में शामिल करें, अपनी कक्षा की परिचर्चा का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा दोस्तों, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यूरोप में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हो चुका था और इस समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया, जिसके अंतर्गत यह समझने और समझाने का प्रयास किया गया कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा पहले ही बहुत कुछ सीखा होता है। इससे पहले कि वह विद्यालय में प्रवेश करे एक विद्यार्थी के रूप में, वह विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बहुत कुछ सीख चुका होता है। अब शिक्षा प्रणाली में एक कक्षा में हमारे लिए आवश्यक है कि हम बच्चे के उस सीखे हुए ज्ञान को अपनी कक्षा की परिचर्चा का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, लंबे समय तक भारत में भी शिक्षा व्यवस्था की पारंपरिक प्रणाली को ही अपनाया गया, जिसके अंतर्गत पूरा दारोमदार शिक्षक के हाथों में सौंपा गया था कि वह बच्चे को क्या सिखाएगा और इसमें बच्चों के अपने अनुभवों के लिए कोई भी स्थान नहीं रखा गया था। तो बच्चों को एक ऐसे निष्क्रिय तत्व के रूप में देखा गया था जो पूरी तरीके से सीखने सिखाने के लिए शिक्षक के ऊपर निर्भर है। उसके अपने अनुभवों के लिए, अपने विचारों के लिए शिक्षा प्रणाली में कोई जगह नहीं थी।
लेकिन दोस्तों 2005 में जब एनसीएफ लिखा गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो उसमें मानवतावादी सिद्धांत के आधार पर पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा की गई और उसमें दिखाया गया कि अब तक हम जिस प्राचीन या पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के ऊपर चलते आ रहे हैं, अब उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अब तक जिस बच्चे को हमने बिल्कुल निष्क्रिय तत्व के रूप में देखा है, अब जरूरत इस बात की है कि हम उसको शिक्षा प्रणाली में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में शामिल करें। इसीलिए शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया कि वो उस बच्चे को समझें जिस बच्चे से उनको एक कक्षा में रूबरू होना है। इसीलिए दोस्तों बीएड की परीक्षा पाठ्यक्रम में और सीटेट की परीक्षा में बाल मनोविज्ञान को एक आवश्यक विषय के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों सीटेट के अंतर्गत बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि सीटेट के अंतर्गत जो पेडागोजी का पोर्शन शामिल किया गया है, जिसको हम बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत यही जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर विद्यार्थी या बच्चे सीखते कैसे हैं। और इसके अंतर्गत चुन चुनकर उन विद्वानों के सिद्धांतों को शामिल किया गया है जिन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर यह दिखाने की कोशिश की है कि आखिर बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। दोस्तों इस प्रकार बाल केंद्रित शिक्षा से अभिप्राय यह है कि हम तमाम उन विद्वानों के सिद्धांतों को जाने जिन्होंने यह जानने की कोशिश की है अपने प्रयोगों में कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। चाहे हम प्याजे की बात करें, एरिक्सन की बात करें, कॉलबर्ग की बात करें या वाइगोस्की की बात करें, इन सब ने अपने अपने हिसाब से दर्शाया है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं और खुद वो अपने अनुभवों से किस तरह से एक दुनिया का निर्माण करते हैं। दोस्तों हमारे बीएड पाठ्यक्रम में और सीटेट की परीक्षा में चाइल्ड पेडागोजी के अंतर्गत जो बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत शामिल किए गए हैं, वह मुख्य रूप से इस मान्यता पर या इस विश्वास पर आधारित है कि जब एक शिक्षक के रूप में हम कक्षा में प्रवेश करें तो हमें कम से कम इस बात की समझ अवश्य होनी चाहिए कि हम जिन बच्चों के सामने जा रहे हैं, जिनके सामने हम जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से एक कोरी स्लेट नहीं है, कच्ची मिट्टी नहीं है, बल्कि वो पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। इसीलिए हमें उन सिद्धांतों की जानकारी हो जिनके आधार पर हम तय कर सके कि बच्चे सीखते कैसे हैं। और एक शिक्षक के रूप में यह हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है ताकि हम उनको सिखाने की प्रक्रिया में उन्हीं विधियों का इस्तेमाल कर सकें जिन विधियों के माध्यम से वो बेहतर तरीके से सीखते हैं। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत यह भी महत्वपूर्ण है अपने आप में जानना कि आज हम सभी तरह के बच्चों को एक ही क्लास में एक साथ पढ़ाने के बातों पर विश्वास करते हैं। आरटीई और समावेशी शिक्षा जैसे उपकरणों ने इस बात को संभव बनाया है कि समाज के सभी वर्ग के बच्चे एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ें। तो बाल केंद्रित शिक्षा का एक मतलब यह भी है दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के बच्चों को अनेक प्रकार की असमानताओं को दूर करते हुए एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाया जाना। दोस्तों जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यह माना जाता है कि एक कक्षा में मुख्य रूप से 6 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। दोस्तों समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि एक कक्षा में एक साथ 6 प्रकार के विद्यार्थी पढ़ते हैं और ये विद्यार्थी हैं पहले गिफ्टेड चिल्ड्रन, दूसरे स्लो लर्नर, तीसरे अंडर अचीवर, चौथे सोशली एंड कल्चरली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन, पांचवे इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन और छठा स्पेशल लर्निंग रिक्वायरमेंट चिल्ड्रन। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि समावेशी शिक्षा के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसमें इस 6 प्रकार की कैटेगरियों को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इन 6 प्रकार की कैटेगरीज को सही तरीके से समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर समावेशी शिक्षा वाली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बदलाव यह आया है या आना चाहिए कि अब शिक्षक की भूमिका भी बदल गई है। अब शिक्षक को अपने उन मानसिक विचारों को बदलने की आवश्यकता है जिसके आधार पर पहले भी वह विद्यार्थियों का आकलन करता था। अब शिक्षक का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं है, अब शिक्षक का अर्थ है बच्चों को अधिक से अधिक मौके प्रदान करना ताकि वो कक्षा की परिचर्चा में शामिल हो सके, अपने अनुभवों को कक्षा की परिचर्चा का हिस्सा बना सकें। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, परंतु फिर भी हमें करना ही होगा। कैसे हम कर सकते हैं इसका उदाहरण एक मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों यह उदाहरण मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन से लिया है। दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी पुस्तक जो आत्मकथा है जूठन में लिखा है कि एक बार उनके शिक्षक
गुरु द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ा रहे थे और गुरु द्रोणाचार्य को अपनी गरीबी के कारण एक बार अपने पुत्र अश्वत्थामा को पानी में सत्तू घोलकर पिलाना पड़ा। तो इस प्रणाली के ऊपर, इस दृश्य के ऊपर गुरु अपना दुख व्यतीत कर रहे थे। तभी बालक ओम प्रकाश वाल्मीकि बोल उठा कि सर, हमारे समाज में तो इस बात को बहुत बड़ा अमृत माना जाता है, पानी में सत्तू को घोलकर खाना, लेकिन अब तक हमारे ऊपर तो कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया। इस बात ने शिक्षक को इतना ज्यादा विचलित किया कि चूड़े के ब्राह्मण से अपनी बराबरी कराया, आजा मैं लिखता हूं तेरे ऊपर महाकाव्य, और डंडी से उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की पिटाई कर डाली। दोस्तों, ये पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी जिसके अंतर्गत पूरा दारोमदार शिक्षक के हाथों में था। किन अनुभवों को कक्षा में स्थान देना है और किन अनुभवों को छोड़ देना है, ये सारा का सारा बात और विचारधारा स्वयं शिक्षक के द्वारा तय की जाती। किंतु यदि वह एक बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कक्षा होती तो उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों को सुना जाना था और साथ ही साथ उनको कक्षा की परिचर्चा का हिस्सा भी बनाया जाना था। उदाहरण के लिए दोस्तों, 6ठी क्लास में हिंदी में एक कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं या बच्चे काम पर जाते हैं। इस अध्याय के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों से भी जाने कि वे किस प्रकार स्कूल आते हैं, उनके अपने अनुभव कैसे हैं। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब हुआ एक ऐसी कक्षा जिसमें बच्चों के अनुभवों के लिए पर्याप्त स्थान हो, न केवल स्थान हो बल्कि उनके अनुभवों को कक्षा की परिचर्चा का हिस्सा भी बनाया जाए। ऐसी शिक्षा प्रणाली में बच्चों को ज्यादा स्थान दिया जाना है, जबकि शिक्षक की भूमिका बहुत नगण्य है। शिक्षक की भूमिका यह है कि वह बच्चे के अनुभवों को सुने और उनको ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बनाए, क्योंकि यही विचार इस मान्यता पर आधारित है कि जो बच्चा कक्षा में अब शामिल हुआ है, दरअसल वह तो बहुत कुछ सीखा हुआ है। एक शिक्षक के रूप में हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उसके ज्ञान को, उसके सीखे हुए ज्ञान को अपनी कक्षा की परिचर्चा का हिस्सा बनाएं और उससे ज्ञान के निर्माण का एक आधार बनाएं। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि आखिर सीटेट या अदर स्टेट में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए बाल केंद्रित शिक्षा को किस रूप में देखा जाना चाहिए। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहले प्रत्यक्ष रूप से उन सिद्धांतकारों के सिद्धांतों से पूछे जाते हैं जिन्होंने अपने अपने प्रयोगों में इस बात का अध्ययन किया है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, जबकि दूसरे तरीके के सवाल अप्रत्यक्ष होते हैं और वो परिस्थितियों के ऊपर आधारित होते हैं। जो दूसरे तरीके के सवाल होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से किसी सिद्धांतकार के सिद्धांत में से नहीं होते, परंतु सिद्धांतकार के सिद्धांत का इस्तेमाल करके परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे सवालों में सवाल का सबसे सटीक उत्तर वह होगा जो विद्यार्थियों के अनुभवों को पर्याप्त स्थान दे। जहां विद्यार्थियों को पर्याप्त स्थान दिया जाएगा, उनके अपने विचारों के लिए पर्याप्त गुंजाइश होगी, ऐसे जवाबों को हमें सही मानना है, क्योंकि यही उत्तर बाल केंद्रित शिक्षा के प्रासंगिक उत्तर होते हैं। जबकि वे उत्तर जो विद्यार्थी के विचारों को मिनिमाइज करते हैं, उनको कम से कम स्पेस देते हैं, उनके विचारों को बांधने का प्रयास करते हैं, उन उत्तरों को चुनने से हमें बचना है दोस्तों। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सीटेट या दूसरे राज्यों की टेट परीक्षा में बैठे तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जिस सिद्धांतकार ने बच्चों के सीखने को महत्व दिया है, उनके सीखने की प्रक्रिया को जाना है, वो क्या है और कौन सा जवाब हमें इस बात को समझने में मदद करता है कि यह जवाब बच्चों को, विद्यार्थियों को पर्याप्त स्थान देता है कक्षा प्रक्रिया में, कक्षा की प्रणाली में। इसी बात को हम बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में समाहित करते हैं। तो दोस्तों, यह था बाल केंद्रित शिक्षा, अर्थ एवं मायने। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।